इस वक्त पूरे रीजन में एक आग लगी हुई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में ये जो झड़पें हुई हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसमें इतना बंदा नहीं मरा जितना पाकिस्तान में पिछले 2-3 दिनों में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की बिगड़ती हुई सिचुएशन जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसके अलावा यूएस और ईरान की झड़पें, क्या सीज फायर खत्म हो चुका है, सीरिया के हवाले से अमेरिका का क्या नया फैसला आया है, ईरान ने क्या नई अनाउंसमेंट्स की हैं और अमेरिका की यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी नजर आ रही है। ओवरऑल इस पूरे रीजन पर हम नजर डालेंगे, पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक पूरे वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया का एनालिसिस करेंगे कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम अगर अपने मुल्क की बात करें बलूचिस्तान में, तो खुद DGISPR ने बताया कि 48 घंटों में 42 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, उसमें सोल्जर्स भी शामिल हैं, आर्मी के जवान हैं। हमने ये देखा था ज़ियारत में पुलिस स्टेशन पर हमला होता है और एक बड़ी तादाद में वो अमले को यरगमाल बनाकर ले जाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर सिपाही शहीद हुए हैं और टोटल ये 42 से जायद का नंबर आ रहा है। और साथ ही हमें ये भी बताया गया कि 54 से जायद दहशतगर्द भी मारे गए हैं BLA के, और इसके साथ ही इन वाकयात में 4 सिविलियंस भी मारे गए हैं। इसके अलावा भी अगर हम बलूचिस्तान पर नज़र डालें, उसकी सड़कों पर नज़र डालें, उसके डिफरेंट इलाकों पर नज़र डालें, तो एक नो गो एरिया बनते जा रहे हैं वो आम पाकिस्तानियों के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर तो हम अटैक्स देख ही रहे थे, लेकिन सिविलियंस की मूवमेंट भी बहुत मुश्किल हो चुकी है। और आए दिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन से मुंसलिक लोग हैं, जो ट्रक चलाने वाले हैं, ड्राइवर हजरात, वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी जो मूवमेंट है बलूचिस्तान के अंदर वो बहुत हद तक कर्टेल हो चुकी है, और आए दिन ट्रक्स को लूट लिया जाता है, आग लगा दी जाती है, उनमें से जो जरूरी अशिया है वो छीन ली जाती है और उनके अंदर जो सामान है वो निकाल लिया जाता है, और एक बड़े पैमाने पर लूट मार का सिलसिला शुरू हुआ है। मिलिटेंट ग्रुप्स ने बड़ी बड़ी शाहराहों पर नाके लगाए हुए हैं और वो लोगों को हरास कर रहे हैं। इस हवाले से हमें हुकूमत का नैरेटिव ये नजर आता है कि 4 एंटिटीज हैं जो मिलकर काम कर रही हैं, जिनको हुकूमत फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज कहती है। यानी हुकूमत कहती है कि BLA भारत से सपोर्ट लेती है और TTP भारत और अफगान तालिबान दोनों से सपोर्ट लेती है, और इसके अलावा TTP और BLA का एक इल्हाक भी हमें नजर आता है। और TTP की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो भी कोई एक मेजर ग्रुप नहीं है, उसके अम्ब्रेला के अंडर कई छोटे छोटे ग्रुप्स काम कर रहे हैं डिफरेंट नामों के अंदर, और यहाँ पर इनकी बलोच मिलिटेंट्स के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन नजर आती है TTP की। और पाकिस्तान की इस वक्त की जो करंट काउंटर स्ट्रेटजी है वो काम करती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान पिछले सितंबर से अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स पर स्ट्राइक्स दाग रहा है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की हमें ये स्ट्रेटजी नजर आती है कि बॉर्डर के उस पार एक्सट्रीमिस्ट की जो हाइड आउट्स हैं उनको टारगेट करो, उनको निशाना बनाओ, और ये पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स कर चुका है, लेकिन इसका हमें कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं नजर आ रहा। और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये कि बलूचिस्तान इस वक्त एक नो गो एरिया बनता जा रहा है, और वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह की वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं जैसे कि वो कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ग्रुप हो। अब तो उस लेवल का इंप्रेशन इनसे आता है जो कभी कुर्दों से आया करता था, जो ये सीरियन गवर्नमेंट को चैलेंज करते थे, टर्किश गवर्नमेंट को चैलेंज करते थे, या बाकी जगहों पर जो लड़कर वो एक चैलेंज क्रिएट करते थे उस स्टेट के लिए। तो उसी लेवल पर अब BLA पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर ये पूरी ताकत के साथ कब्जा जमाए हुए हैं, और पाकिस्तान यहाँ पर बड़ा परेशान नजर आ रहा है, बेबस नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर हमारी करंट स्ट्रेटजी नहीं कामयाब हो रही तो इसके अलावा क्या स्ट्रेटजी है। हम कोई स्ट्रेटजी मेकर नहीं है, ना कोई पॉलिटिशियन है, ना ही इस मामले में कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर हम पास्ट की स्ट्रेटजीज को देखें तो बहुत सी एफर्ट्स हुई हैं डायलॉग की। अब्दुल मालिक बलोच का नाम सामने आता है जिन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी और बहुत से लोगों के साथ इन्होंने बातचीत की थी, और उनके दौर में काफ़ी काम हुआ था, बलूचिस्तान में अमन भी आया था। इसके अलावा अगर हम पास्ट में देखें तो जनरल रहील शरीफ के दौर में भी एक स्ट्रेटजी नज़र आई थी कि मिलिटेंट्स को पहले तो कारी ज़रब लगाई गई और उसके बाद ऐलान किया गया कि जो भी कौमी धारे में आना चाहता है वो शामिल हो जाए। लेकिन इसमें बहुत सी खराबी
खराबियां डेफिनेटली मुशर्रफ दौर से भी शुरू हुई थी, जब अकबर बुगटी का ऑपरेशन किया था। और उस वक्त के जो रियासती एलिमेंट्स थे वो ये कहते थे कि ये आए दिन आपकी गैस पाइपलाइंस को उड़ाते रहते हैं। उनका ये कहना था कि गैस यहाँ से जाती है तो हमारा हक भी बनता है। तो वो जब उड़ाते थे तो मुशर्रफ साहब उस वक्त डिक्टेटर थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा और उन्होंने एक स्वीपिंग ऑपरेशन कर डाला जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत सी मुज़ाकरात की भी कोशिश की गई थी उस वक्त भी, लेकिन वो भी नाकाम रही, जिसके बाद फौज को ऑपरेशन करना पड़ा। और उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि ये शोरिश बढ़ ही रही है। मतलब जो किसी हद तक इसको कूल डाउन किया गया था 90 की दहाई में या अर्ली 2000 में, वो फिर जन्म लेती है। और अब हम देख रहे हैं कि 2020 के बाद से लेकर अब तक एक नेक्स्ट लेवल इसमें जिद्दत आई है, इसमें तेज़ी आई है। और BLA ने भी अपनी स्ट्रैटेजी को बड़ी हद तक इवॉल्व की है। फीमेल फाइटर्स को वो हायर कर रहे हैं, वो खुदकुश हमले भी कर रहे हैं और TTP से इल्हाक भी कर रहे हैं। यानी जितने एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं वो उनके साथ पार्टनरशिप करके अपने आप को मज़ीद इम्बोल्डन कर रहे हैं। और इनकी महफूज पनाहगाहें फिर आपको कहाँ नज़र आती हैं? एक तो पाकिस्तान का टफ टेरेन है ये बलूचिस्तान की, यहाँ पर इनको छुपने में आसानी होती है। दूसरा ईरान की जो सरजमीन है वो भी इनको एक डेप्थ देती है, और इसके अलावा अफगानिस्तान की सरजमीन है। पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का तकरीबन 45% बनता है एरिया, यानी तकरीबन आधे के करीब। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए इस वक्त नो गो एरिया बना हुआ है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तान वैसे ही कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है एरिया वाइज, वैसे भी हम ओवरऑल एक नैरो कंट्री है, कम डेप्थ है। और उसमें जो सबसे ज्यादा इलाका हमें डेप्थ देता है बलूचिस्तान, जो भारत के खिलाफ जमीनी जंग में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपको प्रोवाइड कर सकता है, वही आपके लिए इस वक्त नो गो एरिया बना हुआ है। तो ये हमें सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी काम कर सकती है क्या नहीं। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस मजबूत नहीं होगा वहां पर अमन नहीं आ सकता, और ये भी किसी हद तक दुरुस्त बात है। अब स्टेट की पॉलिसी देखें तो वो वहां पर अपने मनपसंद लोग लगाना चाहते हैं, और वहां के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अक्सर ये भी गिला करते हैं कि बड़ी धांधली होती है, मतलब जीतता कोई है लेकिन जिता किसी और को दिया जाता है। तो इस तरह के भी बहुत से मसले हैं कि अवामी जो नुमाइंदगी है वो बहुत कम है, और ये चीज़ भी रिजेंटमेंट को जन्म देती है कि वोट आपने किसी को डाला और जीत कोई और गया। और बलूचिस्तान तो वैसे ही एक ऐसा इलाका है जहां पर स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वहां पर कोई एक पार्टी किसी बड़े एरिया पर पॉपुलर नहीं हो सकती। वहां पर आपको छोटे छोटे पॉपुलेशन के सेंटर्स मिलेंगे और वहीं पर लोकल नुमाइंदे होते हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर उन जगहों पर, उन छोटे छोटे इलाकों पर अगर लोकल रिप्रेजेंटेशन ही बड़ी जेन्युइन हो तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। और इन्हीं मसलों की वजह से हम क्या देखते हैं कि जो सिविलियन अमला है वो वहाँ पर जाने से गुरेज करता है, और बहुत जगहों पर मिलिट्री को जाना पड़ता है। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो बहुत से मिलिट्री चला रही है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, क्योंकि मिलिट्री के पास तो कैपेबिलिटी है, वो किसी हद तक अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन सिविलियंस वहाँ पर जाने से डरते हैं। तो ये हाल है बलूचिस्तान का। मतलब ये आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक सेंट्रल इलाके में बैठे हैं पंजाब के, मतलब एक नॉर्मल हालात हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हुकूमती लोग जाने से डरते हैं। एक और बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का जो ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक कोलैप्स हमें नज़र आ रहा है, जो एक रिजेंटमेंट नज़र आ रही है पूरी नेशन में, ये भी मसाइल को मज़ीद हवा देती है। और आपकी जो फॉल्ट लाइंस हैं, दुश्मन को उनको एक्सप्लॉइट करने में मज़ीद आसानी मिलती है। यानी जब आपके पॉपुलेशन के हालात ही नहीं अच्छे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, आपने वो भी नहीं प्रोवाइड की हुई, फिर ऊपर से जब आपकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स होती हैं, जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती, तो वो फिर जल्दी पर तेल का काम करती हैं। फिर आपको पता है कि जब एक भूखा बंदा होगा, जब उसके पास कोई जॉब नहीं होगी, जब उसकी कोई सुन नहीं रहा होगा, तो वो क्या करेगा? वो फिर हथियार उठाएगा। ये हम बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन दहशतगर्दी की ये एक कोर रीज़न होती है कि आप किस तरह अंडर प्रिविलेज लोगों को ज़्यादा आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। एक लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में बैठा हुआ बंदा जिसके पास बेसिक ज़रूरियात हैं, उसकी टेंडेंसी बहुत कम होगी इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने की। हालांकि हम देखते हैं कि इन सेंटर्स में भी कुछ लोग निकलते हैं जो इनके सिंपथाइज़र होते हैं, लेकिन ज़्यादा रिक्रूटमेंट आपको कहाँ से नज़र आती है? जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ पर कोई मौका ही नहीं होता। यही वो चीज़ें हैं जो फिर अपराइजिंग्स को जन्म देती हैं, और इस तरह के हादसात मज़ीद होते हैं। मज़ीद
क्योस, मजीद अनरेस्ट और स्टेट के साथ एक लड़ाई की कैफियत रहती है आम पॉपुलेशन की। दूसरा, हम भारत पर इल्ज़ाम लगाते हैं और डेफिनेटली भारत इसमें मुलविस है, तो इस हवाले से पाकिस्तान को फिर लॉबिंग भी शदीद कर लेनी चाहिए भारत के खिलाफ। अब आप देखें, आपके 42 सोल्जर्स उन्होंने शहीद कर दिए हैं, तो यहाँ पर भारत को कोई रिस्पॉन्स नहीं बनता। बिल्कुल बनता मेरे हिसाब से। उधर भारत को देखें, उनका कोई वाक़या होता है तो वो फ़ौरन पाकिस्तान पर चढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें भी भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए और ये जो सप्लाई लाइन है, कम से कम इसको अवाम के सामने हम एक्सपोज कर सकते हैं कि किस तरह इनको टैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कि बीच में हालांकि पाकिस्तान भी है, फिर भी चाहे अगर वो ईरान की ज़मीन यूज़ करते हैं या वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसका कुछ ना कुछ सुराग लगाना चाहिए। और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि ईरान में आजकल जितनी शोरिश हो रही है, यूएस धड़ाधड़ स्ट्राइक्स कर रहा है ये सदरन इलाकों में, और जो कि बहुत करीब है पाकिस्तान के बलोचिस्तान के, तो उसकी वजह से भी ईरान का जो वहाँ पर कंट्रोल है वो बहुत वीक हो चुका है और BLA दंदनाती फेर रही है और मुसाद के एलिमेंट्स भी हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम रोकना हम नहीं है, तो पाकिस्तान को उस लिंक को तलाश करके उसको तोड़ना होगा। और ये पूरा कनेक्शन जो हम कहते हैं कि ये इंडिया, TTP, अफगान तालिबान और BLA का जो एक गठजोड़ है उसको तोड़ना होगा, क्योंकि ये दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। तो ये एक बड़ी एक टफ सिचुएशन है जिसको पाकिस्तान को देखना होगा, पाकिस्तान को मैनेज करना होगा, नहीं तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के हाथ से निकलती जा रही हैं। पाकिस्तान का तकरीबन आधा एरिया है और पाकिस्तान यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर मिनरल्स हैं हमारे पास, यहाँ पर बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, सोना है, तांबा है, कोयला है, भरा पड़ा है रिसोर्सेज से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा पाकिस्तान। और दूसरा जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है 2020 में, जो खूबसूरत बीचेज़ हैं वहाँ पर, जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है वो नेक्स्ट लेवल है। वो एक माइंड ब्लोइंग खूबसूरती है पूरी अरेबियन सी के साथ साथ जो आपकी कोस्टल बेल्ट है, गवादर और मारा, जीवनी, कुंड मलीर, ये सारे खूबसूरत इलाके हैं। और यही वो रीजन है जहाँ पर पीस होने के बजाय पूरी तरह से आग लगी हुई है, चाहे इंटरनल बात करें या एक्सटर्नल। गवादर से आप 60-70 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएं, चाबहार पोर्ट, वहाँ पर भी आग लगी हुई है। और ये पिछली रात अमेरिका ने तबाही मचाई है। अमेरिका ने ईरान के बहुत से कोस्टल एरियाज को आग लगा कर रख दिया है। चाबहार पर हमले किए हैं उन्होंने, बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले किए हैं, और पूरी जो ईरान की सदरन पट्टी है, कोस्टल बेल्ट है, पर्शियन गल्फ के ऊपर, उस पर हमले किए हैं। और सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि इसी अरेबियन सी के ऊपर अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर भी गिरा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का भी एक तैयारा यहाँ पर सिग्नल जैमिंग की वजह से गिरा है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैम थे उस इलाके में जंग की वजह से, तो उसको भी हादसे का सामना करना पड़ा है। ईरान सिचुएशन की बात करें तो हमें वहाँ पर एक ही पैटर्न नज़र आ रहा है। ईरान कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहा है, उसके बाद अमेरिका ईरान के सदरन इलाकों पर हमले करता है और ईरान फिर रिटेलिएट करता है US की बेसिस पर हमला करके, जो इस वक्त कुवैत और बहरीन में ज़्यादा एक्टिव हैं। और अब ईरान ने एक बार फिर कतर की बेस पर भी हमला किया है। जो हम देख रहे थे कि कतर, सऊदी अरब और UAE पर हमले नहीं हो रहे थे, क्योंकि इन तीनों ने बातचीत की थी ईरान से और यकीन दिलाया था कि हम अमेरिका को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे आप पर हमला करने के लिए। तो जो कर रहे हैं कुवैत और बहरीन, उन पर तो हमले जारी हैं। जॉर्डन पर भी शायद इन्होंने मिसाइल दागे हैं और अब कतर एक बार फिर हमलों की ज़द में आ गया है। कतर की जो बेसिस हैं अमेरिकन मिलिट्री बेस, हालांकि कतर के साथ इनकी बातचीत भी जारी है और कतर सालसी भी करवा रहा है। और यहाँ पर हम एक सिचुएशन देख रहे हैं कि अमेरिका पहले की निस्बत मजीद खुलकर हमले कर रहा है, क्योंकि उनकी बेसिस इस वक्त नकारा है और अमेरिकन उनको इस्तेमाल करके ईरान पर हमला नहीं कर रहे। लिहाजा जो फॉल बैक का डर है वो कम है अमेरिकन को, यानी उनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स मौजूद हैं समंदरों के अंदर, वो उनके जरिए हमले कर रहे हैं, या दूर दराज बेसिस में जो बैठे हुए हैं, जो इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया की बेस है या फिर मेडिटेरेनियन सी में साइप्रस की बेस, और जॉर्डन में भी ये बैठे हुए हैं। तो अब ये ईरान से काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं और समंदरों में ये फैले हुए हैं, आते हैं हमला करके फिर चले जाते हैं। ये ईरान के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और ईरान कब तक ये कुवैत और बहरीन की बेसिस पर हमला करता रहेगा, जबकि ईरान पर हमलों में तेज़ी आती जा रही है। और ईरान के अब तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने निशाना बनाया है। इन्होंने एक रेलवे ट्रैक को तबाह किया है, बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं। इसमें मेन सारा मसला है स्ट्रेट
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। ईरान कह रहा है कि एमओयू के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की मैनेजमेंट हमारे पास होगी, यानी हम गाइड करेंगे कश्ती को कि कहां से गुजरना है, किसी भी कमर्शियल शिप को। जबकि इस वक्त रिपोर्टेडली ओमान, अमेरिका और दूसरे ममालिक, ये यूएई वगैरह, ये स्कीम लड़ा रहे हैं कि सदर्न साइड से कश्तियां गुजरें और ईरानियन फोर्सेस की प्रेजेंस को इवेड करते हुए अपना रास्ता जारी रखें। ईरान को इस चीज से गुस्सा चढ़ता है और ईरान फिर हमला करता है उन शिप्स पर। यहाँ ईरान के ये करने की रीजन ये नजर आती है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना एक अहम लेवरेज समझता है और ईरान नहीं चाहता कि इस लेवरेज से वो हाथ धो बैठे, क्योंकि ईरान ये समझता है कि ये जितनी भी इनकी लड़ाई है अमेरिका और इसराइल के साथ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लेवरेज है जो कि ईरान को निगोशिएशंस में एक अपर हैंड दे सकता है। जबकि अमेरिका का कहता है कि हमारे अलावा किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कोई नाका लगाए या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में रुकावट डाले। अमेरिका कहता है कि जो काम हम करते हैं वो कोई और करने की जरूरत कैसे कर सकता है। जो हमने हिस्टोरिकली वियतनाम का किया वह ब्लॉकेड, जो हमने वेनेजुएला के साथ किया, क्यूबा के साथ किया, और अब हम ईरान के ब्लॉकेड को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईरान की जरूरत कैसे है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करे। ईरान कहता है कि हम कोई एग्रेशन नहीं करेंगे, ना ही आपसे ज्यादा पैसे लेंगे, बस आपने हमारी गाइडेंस के मुताबिक गुजरना है और उसकी थोड़ी बहुत हमें फीस देनी है, और जो नहीं करेगा ये, वो हमारे हमलों का शिकार होगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इस वक्त सबसे बड़ा मसला। और इसके अलावा दूसरा मसला है इजराइल की लेबनान में कार्रवाइयां। साउथ लेबनान में इजराइल पीछे नहीं हट रहा और ये भी ईरान के मुताबिक सीज फायर की एक वायलेशन है। वो कहते हैं कि लेबनान इसमें मेंशन है। और अब तो ईरान ने मजीद धमकियां लगा दी हैं। ईरान कहता है कि अभी तो हमने अपना लेवरेज इस्तेमाल किया ही नहीं पूरी तरह से, हमारे पास और भी बहुत से लेवरेजेस और पॉइंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम तुम्हें मजीद पेन पहुंचा सकते हैं। अब ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ साथ बाब अल मंडब स्ट्रेट भी क्लोज होगी, और इसके अलावा एक और धमकी दी है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उससे हम निकल जाएंगे। यानी न्यूक्लियर के हवाले से जीरो ताउन, हम अपनी मर्जी से न्यूक्लियर पर काम करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी पर या न्यूक्लियर वेपन्स पर, फिर जो करना है कर लेना। और बाब अल मंडब स्ट्रेट की जो धमकी दी है ईरान ने, वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट है। पिछले दिनों हुसीज एक्टिव हुए हैं और उनकी झड़पें हमें नजर आ रही हैं सऊदी बैक्ड फोर्सेस के साथ, क्योंकि ईरान से एक तैयारा आया जिसने हुसियों के वफ्द को ईरान लेकर जाना था। सऊदी अरब ने अपने पुराने ब्लॉकेट को जहन में रखते हुए उसको रोकने की कोशिश की, जो कि रुका तो नहीं, लेकिन एक झड़प का आगाज हुआ, जिसके बाद हमने देखा है कि हुसीज ने उसका गुस्सा निकाला है सऊदी बैक्ड फोर्सेस पर और उनके दरमियान झड़पें हुई हैं और हुसीज बहुत ज्यादा एक बार फिर मोबिलाइज हो रहे हैं। और उनके मोबिलाइज होने का क्या मतलब है, वो बाब अल मंडब स्ट्रेट को भी चोक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो पोर्ट एरियाज हैं। अलुदैदा पोर्ट है जिसके जरिए वो रेड सी की ट्रैफिक को चोक कर सकते हैं। सऊदी फोर्सेस के पास आइडन का शहर है, वो भी एक अहम पोर्ट है गल्फ ऑफ आइडन के ऊपर। तो आप देखें कि ये सारा मसला वहां तक पहुंच चुका है। ईरान सऊदी अरब को इनडायरेक्टली ये पैगाम दे रहा है कि जो आप बड़े मजे से अपनी एक्सपोर्ट जारी रखे हुए हैं बाब अल मंडब स्ट्रेट के जरिए, ये भी बंद हो जाएगी अगर आपने हमसे पंगा लेना बंद ना किया। और इस वक्त जो 4 गल्फ स्टेट्स हैं, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, जो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, उनको सबसे ज्यादा फिक्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, क्योंकि वो पर्शियन गल्फ के ऊपर खड़े हुए हैं। सऊदी अरब के पास 1-2 और रास्ते हैं, इनके पास नहीं है। तो यहाँ पर इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये भी नहीं कर सकते कि वो अपनी सारी एक्सपोर्ट सऊदी अरब के रास्ते रेड सी से फिर बाब अल मंडब स्ट्रेट की तरफ लाएं। वो बहुत कॉस्टली है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी। सऊदी अरब ने अपनी हद तक तो बनाया हुआ है, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है जो सऊदी अरब सिर्फ अपने लिए पूरी कर सकता है। इनकी लॉजिस्टिक्स अभी सऊदी अरब नहीं मैनेज कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अब मसला बना हुआ है। एक तरफ गल्फ रियासतों को गुस्सा भी है ईरान पर कि ये बार बार हम पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना भी चाहते हैं और वो ट्रम्प से ये भी कहते हैं कि यार आप लड़ाई को नेक्स्ट लेवल तक ना लेकर जाना जिससे ये बंद ही हो जाए पूरी स्ट्रेट, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि हम इसको मुकम्मल चोक कर देंगे। और एमओयू की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अभी डेड तो नहीं है, लेकिन ये अभी लाइफ सपोर्ट पर है, यानी वेंटिलेटर पर लगा हुआ है ये पूरा एमओयू। और अमेरिका और ईरान के दरमियान क्लियरली एक डेड लॉक की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। ईरानियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक अल्टीमेट डेटरेंट के तौर पर देखते हैं
कि ये इनको एक क्लियर स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करता है इस पूरी सिचुएशन में, ना सिर्फ मुज़ाकरात में बल्कि जंगी सिचुएशन में भी। और यहाँ पर ईरान के बहुत अहम जजीरे हैं, खरज आइलैंड जहाँ पर ईरान की बहुत सी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, और कशम आइलैंड जिसको एक स्टैंडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, जो अनसिंकेबल एसेट है ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, जहाँ पर इनकी बहुत सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। और यहाँ से असल काम होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक करने का। यहाँ पर कमांडर बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो एक सिग्नल के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट्स देखी थी, तुर्की के अंदर नेटो समिट हुई थी, और वहाँ पर क्या हुआ था ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हम तुर्की को F-35 देंगे, जिस पर इजराइल नाखुश है। इसके अलावा सीरिया के जो प्रेसिडेंट है अहमद अल-शरा, उनको एक बार फिर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है। अमेरिका ने उन पर से सैंक्शंस भी हटा दी हैं और कहा है कि जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट थी उसमें से सीरिया को निकाल दिया है। इसके अलावा मैक्रोन ने भी विजिट किया है सीरिया का और उनकी भी बड़ी आवभगत की है। डोनाल्ड ट्रंप इनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक मसला इनका अमेरिका से एक क्रिएट हुआ है, ताज़ा मसला सीरिया का। अमेरिका ये चाहता है ऑब्वियसली इजरायली ख्वाहिश के मुताबिक कि ये जो सीरियन फाइटर्स हैं जो अब हुकूमत में हैं, ये अपना फाइटिंग एक्सपीरियंस इस्तेमाल करें और लेबनान जो कि बहुत करीब है सीरिया से, हमसाया है, वहाँ पर जाकर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें, क्योंकि लेबनान की हुकूमत के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अहमद अल-शरा के फॉरेन मिनिस्टर, वो लेबनान गए, सारी पार्टीज से मिले और हिजबुल्लाह के दोस्तों से भी मिले, और उन्होंने ये इंटेंट शो कराई कि हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं हिजबुल्लाह से, हम सारी पार्टी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल ये समझते हैं कि हमने इनको फोर्टिफाई किया है, लिहाजा ये अब हमारे काने बन के रहेंगे, हमारी हर बात मानेंगे जो हम कहेंगे। लेकिन सीरियंस इनको बता रहे हैं कि हमारे लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ना और एक नया फ्रंट खोलना। उन्हें पता है हिजबुल्लाह वगैरह भी इस वक्त फुल गर्म हुए हैं, बैटल हार्डन्ड हैं, और ये बेचारे अमन चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी पिछले 10 सालों में बड़ी लड़ाइयाँ की हैं बशार अल असद की फोर्सेस के साथ। वो कह रहे हैं भाईन सानू बख्श दो, हमें अभी लड़ाई के लिए मजबूर ना करो। लेकिन अमेरिका उनको रिवॉर्ड पर रिवॉर्ड दे जा रहा है, उनको उठाई जा रहा है। ट्रंप इन पर से सैंक्शंस हटा रहा है, दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल दी है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल दिया है कि रियासती दहशतगर्द जो पहले बशार अल असद के दौर में इनको करार दिया हुआ था वो अब खत्म, अब सब ओके है। लेकिन हिजबुल्लाह को ये डिसआर्म करेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको याद है अभी थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि हम इराकी साइड से कुर्दों को पैसा दे रहे थे, असलहा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि कुर्द भी अब किसी हद तक अपने सारे फड्डे खत्म कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि IRGC के सामने खड़े हो जाएं। उधर अमेरिका कुर्दों को कह रहा है कि IRGC से लड़ो, वो नहीं लड़ रहे। इधर अमेरिका सीरियंस को कह रहा है कि तुम हिजबुल्लाह से लड़ो, वो कह रहे हैं हमने नहीं लड़ना। तो एक डिफरेंट, एक मजे की सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन एक क्योस की सिचुएशन है पूरे रीजन में, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान का बलोचिस्तान मुतासिर हो रहा है, ईरान बहुत ज्यादा इसमें मुतासिर हो रहा है, इसमें लेबनान तबाह बर्बाद हो रहा है, इसमें इन्होंने आपने देखा है गजा में इन्होंने क्या किया है, वेस्ट बैंक में क्या कर रहे हैं, और सीरिया में किसी हद तक हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर किसी हद तक इनसे इजराइल भी खुश है, इनसे सऊदीज भी खुश हैं, इनसे तुर्क भी खुश हैं और इनसे अमेरिकन भी खुश हैं, और ये चाहते हैं कि लेबनान में कोई नया महाज ना खुले, और इसलिए ये अमेरिका को कह रहे हैं कि अभी हमने नहीं लड़ना। और इसका हमने इस वीडियो में ये भी देखा था कि इस पॉसिबल इनकार की वजह से इनको वार्निंग शॉट्स दिए जा रहे हैं, इनको वार्निंग्स दी जा रही हैं, और एक दो बड़े ख़तरनाक धमाके हुए हैं दमिश्क में, और एक धमाका मैक्रोन की मौजूदगी में हुआ है, और एक तरफ हमें ये वेस्टर्न अलायंस टूटता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप नेटो से खुश नहीं है कि आप ईरान की जंग में हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आए, और इनामात के सारे दरवाजे तुर्की के लिए उन्होंने खोल दिए हैं कि तुर्की हमारा बेस्ट दोस्त है। उन पर से भी कुछ सैंक्शंस थी, कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स थे डिफेंस से रिलेटेड, वो हटाए हैं, और उनको कहा है कि हम F-35 भी देंगे, जिससे इजराइल नाखुश है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में बलोचिस्तान के जो ख़राब हालात हैं उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी फॉरेन होस्टाइल एक्टर्स की है या हमारी अपनी नाकामी है। क्या आप अमेरिका और ईरान की जंग को फुल थ्रॉटल पे रिज्यूम होता हुआ देख रहे हैं, जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि इट्स ओवर, सीज़फायर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, या आपके ख्याल में कुछ ना कुछ पीस एफर्ट्स की जाएंगी? क्या आपके ख्याल में सीरियन फाइटर्स हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लेंगे? और क्या यमन में हुसीज और सऊदी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई बढ़ेगी या कम होगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।